यार कभी कभी ना मैं जेन्युइनली सोचता हूं, अगर मार्वल ने बस 2-3 अलग डिसीजंस लिए होते ना, तो आज एमसीयू पूरी तरह डिफरेंट होता। लाइक सीरियसली, इमेजिन दिस फॉर अ सेकेंड। द अवेंजर्स मूवी, द सेम अवेंजर्स मूवी जिसने सुपर हीरो सिनेमा बदल दिया, जिस मूवी के बाद हर स्टूडियो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहता था, जिस मूवी के बाद थिएटर्स में ऑडियंस क्लैप करने लगी थी। उस मूवी में लोकी विलेन नहीं होता, ब्लैक विडो टीम में नहीं होती, मार्क रफेलो हल्क नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, पूरी फिल्म का फाइनल बॉस शायद खुद हल्क होता। और ये कोई रैंडम फैन थ्योरी नहीं है, ये जेन्युइनली ऑलमोस्ट होने वाला था। स्क्रिप्ट्स लिखे गए थे, एक्टर्स साइन हुए थे, मार्वल ने सीरियसली इस डायरेक्शन में जाने के बारे में सोचा था। और ऑनेस्टली, जितना ज्यादा मैं इसके पीछे की स्टोरी पढ़ता गया ना, उतना ज्यादा मुझे एक चीज रियलाइज हुई। एमसीयू जिस चीज को आज मास्टर प्लान बोलता है, उसकी शुरुआत एक्चुअली केओस से हुई थी, प्योर केओस। क्योंकि आज पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है जैसे केविन फाइगी ने फर्स्ट डे से सब कुछ प्लान कर रखा था, जैसे अवेंजर्स सागा कोई जायंट चेस गेम थी जहां हर मूव पहले से डिसाइडेड थी। बट रियलिटी बहुत मैसी थी। 2000s में मार्वल की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने अपने बिगेस्ट कैरेक्टर्स बेच दिए थे। स्पाइडरमैन सोनी के पास चला गया, एक्समैन फॉक्स के पास, फैंटास्टिक फोर फॉक्स के पास। मतलब उनके पास उनके ओन आइकन्स ही नहीं बचे थे। और फिर बचा कौन? आयरन मैन, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे कॉमिक रीडर्स जानते थे, लेकिन जनरल ऑडियंस ऑलमोस्ट नहीं। और उस कैरेक्टर के लिए भी मार्वल ने कास्ट किया रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो उस टाइम हॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश कर रहा था, और बहुत स्टूडियोज उसको इंश्योरेंस रिस्क मानते थे। इमेजिन करो आज के पर्सपेक्टिव से, आज आरडीजे लिटरली एमसीयू का फेस लगता है, लेकिन उस टाइम लोग जेन्युइनली डर रहे थे कि ये आदमी प्रोजेक्ट डुबा देगा। और उस पूरे गैम्बल को संभालने वाला आदमी था जॉन फैब्रो। और ऑनेस्टली, एमसीयू का पूरा टोन शायद उसी आदमी ने डिफाइन किया था शुरुआत में, क्योंकि फैब्रो सुपर हीरो मूवी नहीं बनाना चाहता था, वो साईफाई मिलिट्री टेक मूवी बनाना चाहता था। इसलिए पहला आयरन मैन आज भी बाकी एमसीयू मूवीज से अलग फील होता है। उसमें ग्राउंडेड रियलिज्म है, मशीन्स हैवी लगती हैं, आर्मर प्रैक्टिकल फील होता है, डायलॉग नेचुरल लगता है। और मजेदार बात पता है, आयरन मैन का विलेन ओरिजिनली मैंड्रिन होने वाला था। हाँ, मैजिक रिंग्स वाला मैंड्रिन। लेकिन उस टाइम मार्वल फैंटेसी से डर रहा था। उनको लग रहा था ऑडियंस सडनली मैजिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। याद रखो, उस टाइम थॉर भी एमसीयू में नहीं था। नो गॉड्स, नो मल्टीवर्स, नो कॉस्मिक मैडनेस। एमसीयू उस टाइम बेसिकली मिलिट्री टेक यूनिवर्स था। तो फैब्रो ने डायरेक्शन बदल दी, मैंडरिन हट गया, ओबेडाया स्टेन आ गया। और ऑनेस्टली जेफ ब्रिजेस इतना अच्छा निकला कि लोगों ने सवाल ही नहीं किया। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि फैब्रो सिर्फ आयरन मैन नहीं बना रहा था, उसके दिमाग में लॉन्ग टर्म प्लान था। वो अवेंजर्स डायरेक्ट करना चाहता था। और शायद अगर चीजें डिफरेंटली जाती तो आज अवेंजर्स पूरी तरह अलग मूवी होती। लेकिन फिर आया आयरन मैन 2, और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हुई। अगर तुम आज आयरन मैन 2 दोबारा देखो ना, तो तुम्हें इंस्टेंटली फील होगा कि मूवी कभी कभी अपनी खुद की स्टोरी भूल जाती है। सडनली शील्ड सेटअप शुरू हो जाता है, अवेंजर्स इनिशिएटिव, ब्लैक विडो इंट्रोडक्शन, थॉर हैमर टीज। क्यों? बिकॉज मार्वल उस मूवी को सीक्वल कम सिनेमैटिक यूनिवर्स एडवर्टाइजमेंट ज्यादा बना रहा था। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फैब्रो इससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली रेडी नहीं थी, प्रोडक्शन रश था, स्टूडियो इंटरफेरेंस बढ़ रही थी। मिकी रोड तक ओपनली बोल चुका है कि मार्वल उसके बॉल्स ब्रेकिंग कर रहा था। और ऑनेस्टली, यहीं से एमसीयू का पहला बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। फैब्रो रिपोर्टेडली फील कर रहा था कि मार्वल उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, और मार्वल दूसरी साइड सोच रहा था कि अगर एक डायरेक्टर इतना कंट्रोल लेगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगी। तो सडनली मार्वल ने डायरेक्शन बदलनी शुरू कर दी। और यहीं एंटर होता है जैक पेन। ये आदमी ईयर्स से अवेंजर्स स्क्रिप्ट लिख रहा था, उस टाइम से जब थॉर कास्ट भी नहीं हुआ था। और क्योंकि एमसीयू उस टाइम ग्राउंडेड था, पेन जेन्युइनली कंफ्यूज था कि थॉर जैसा फैंटेसी कैरेक्टर आयरन मैन वाली वर्ल्ड में फिट कैसे करेगा। इसलिए उसके ड्राफ्ट में थॉर का रोल बहुत छोटा था। और लोकी मेन विलेन भी नहीं था इनिशियली। एक्चुअली मार्वल कुछ और सोच रहा था, रेड स्कल। अब सडनली कैप्टन अमेरिका की एंडिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। रिमेंबर जब रेड स्कल टेसरैक्ट के साथ डिसअपियर हो जाता है, उसको किल नहीं किया जाता। उस टाइम बहुत लोगों को लगा था कि बस ड्रामेटिक एंडिंग है, लेकिन नहीं, मार्वल जेन्युइनली उसको फ्यूचर अवेंजर्स विलेन के रूप में सोच रहा था। इवन ह्यूगो वीविंग ने मल्टीपल फिल्म्स के लिए साइन किया था, एक्सपेक्टिंग कि वो वापस आएगा।
और ऑनेस्टली अगर रेड स्कल अवेंजर्स विलन बनता ना तो पूरी मूवी का टोन अलग होता। लोकी मैनिपुलेटिव था, करिज्मेटिक था, थिएट्रिकल था, ऑडियंस उसको एंजॉय करती थी। रेड स्कल वो वॉर क्रिमिनल एनर्जी था, प्योर फाशिस्ट नाइटमेयर। उसकी अवेंजर्स मूवी शायद ज्यादा डार्क होती, ज्यादा सीरियस होती, शायद लेस फनी भी होती। लेकिन वेट, अभी सबसे क्रेजी पार्ट बाकी है, हल्क। मार्वल सीरियसली कंसिडर कर रहा था कि अवेंजर्स मूवी में हल्क अनकंट्रोलेबल हो जाए। मतलब इमेजिन करो, पूरा न्यूयॉर्क इन्वेजन चल रहा है, अवेंजर्स असेंबल हो रहे हैं, टीम फाइनली साथ आई है, और फिर सडनली हल्क खुद बिगेस्ट थ्रेट बन जाता है। और अगर तुम इनक्रेडिबल हल्क का एंडिंग याद करो, बैनर का वो क्रीपी स्माइल, वो इंटेंशनली एम्बिगुअस शूट किया गया था। डायरेक्टर चाहता था ऑडियंस डाउट करे कि बैनर कंट्रोल में है भी या नहीं। एक वर्जन में अवेंजर्स लिटरली हल्क को रोकने के लिए टीम अप करते। ब्रो, दैट साउंड्स इनसेन। और नेचुरली इस प्लान के लिए एडवर्ड नॉर्टन वापस आना जरूरी था, लेकिन बिहाइंड द सीन्स सिचुएशन मैसी हो चुकी थी। नॉर्टन सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो स्क्रिप्ट्स रीराइट कर रहा था, सीन्स चेंज कर रहा था, डायलॉग बदल रहा था, और मार्वल डिड नॉट लाइक दैट। प्लस जब फाइनल मूवी से उसके सीन्स कट हुए, रिपोर्टेडली सिचुएशन और खराब हो गई। इवेंचुअली मार्वल ने उसको रिप्लेस कर दिया मार्क रफेलो से। और ऑनेस्टली ये एमसीयू हिस्ट्री की बेस्ट कास्टिंग डिसीजंस में से एक निकली, क्योंकि रफेलो वाला बैनर इंस्टेंटली मोर ह्यूमन फील हुआ, मोर ऑकवर्ड, मोर लाइकेबल। लेकिन इमेजिन करो, ऑल्टरनेट यूनिवर्स जहां एडवर्ड नॉर्टन वाला डार्कर हल्क अवेंजर्स में होता, दैट मूवी प्रोबेबली फील्स कंप्लीटली डिफरेंट। और अब आते हैं उस चीज पर जो जेन्युइनली मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी। ब्लैक विडो ऑलमोस्ट अवेंजर्स में थी ही नहीं। स्कारलेट जोहानसन की शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से जॉस व्हीडन ने पूरी स्क्रिप्ट रीराइट कर दी थी विद वॉस्प रिप्लेसिंग नताशा। और कॉमिक्स फैंस जानते हैं वॉस्प एक्चुअली ओरिजिनल अवेंजर मेंबर है। मतलब एमसीयू की फाउंडिंग अवेंजर ऑलमोस्ट जैनेट वैन डाइन होने वाली थी। अब इमेजिन करो टाइमलाइन वेयर अवेंजर्स रिलीजेस विद वॉस्प इंस्टेड ऑफ ब्लैक विडो। एमसीयू डायनामिक्स पूरी बदल जाती, हॉकाई रिलेशनशिप बदल जाती, एंटमैन लोर पहले आ जाता, शायद इन्फिनिटी सागा तक डिफरेंटली बिल्ड होती। और फिर फाइनली मार्वल ने हायर किया जॉस व्हीडन को। अब इमेजिन करो प्रेशर, एमसीयू लिटरली डिपेंड कर रहा था इस मूवी पर। अगर अवेंजर्स फ्लॉप होती, एमसीयू शायद वहीं खत्म हो जाता। और सबसे क्रेजी बात, मार्वल ने अवेंजर्स की प्रोडक्शन शुरू कर दी थी बिफोर थॉर और कैप्टन अमेरिका रिलीज हुए थे। मतलब इमेजिन करो द कॉन्फिडेंस, या ऑनेस्टली स्टुपिडिटी। उन्होंने लिटरली गैम्बल किया था कि ऑडियंस उन हीरोज को एक्सेप्ट करेगी जिन्हें उन्होंने प्रॉपर्ली देखा भी नहीं था। और जब वीडन ने जैक पेन का पूरा ड्राफ्ट पढ़ा, रिपोर्टेडली उसने केविन फाइगी से बेसिकली कहा, प्रिटेंड दिस ड्राफ्ट नेवर हैपेंड, ही रीरोट एवरीथिंग। और आयरनी देखो, इतनी केओस के बाद, इतनी रीराइट्स के बाद एमसीयू का सबसे आइकॉनिक जोक कैसे बना? बाय एक्सीडेंट। टोनी स्टार्क ओरिजिनली दूसरी लाइन बोलने वाला था एंडिंग में, लेकिन आरडीजे को वो लाइन पसंद नहीं आई, सो वीडन रिमेंबर्ड सम ओल्ड रैंडम जोक अबाउट शवरमा, और सडनली शवरमा सीन एग्जिस्ट करने लगी। एंड नाउ इट्स लिटरली एमसीयू हिस्ट्री। और ऑनेस्टली पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैं जेन्युइनली एक चीज सोचता रहता हूं, क्या मार्वल ने एक्सीडेंटली परफेक्ट बैलेंस हिट कर दिया? बिकॉज थिंक अबाउट इट, डार्कर अवेंजर्स कूल लगता है, रेड स्कल कूल लगता है, हल्क विलन कूल लगता है, बट वुड दैट वर्जन क्रिएट दिस फीलिंग, दैट फर्स्ट अवेंजर्स थिएटर एक्सपीरियंस, जब पूरा थिएटर चीयर कर रहा था, when Hulk punched Thor, when Cap gave orders, when they circled around in New York? That wasn't just a movie anymore. That was a moment. और शायद यही रीजन है कि अवेंजर्स आज भी इतनी स्पेशल फील होती है, because despite all the chaos, despite all the rewrites, despite all the behind the scenes drama, somehow Marvel accidentally created lightning in a bottle. So did we lose a better Avengers movie? Honestly, I don't think we lost a better movie. I think we lost a stranger movie, a darker movie, a riskier movie. But the version we got, that version changed Hollywood forever.